एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में फर्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट क्लास है दैट इज फिनोलिक कंपाउंड्स। और इसमें सबसे पहले जो आता है ड्रग हमारा वो एक फिनॉल, या फिर उसको और लिक्विफाइड फिनॉल भी कहा जाता है, लिक्विफाइड फिनॉल। एग्जाम में अगर लिक्विफाइड फिनॉल पूछा जाए तो फिनॉल के बारे में ही उसका ही सिनोनिम होता है। फिनॉल स्ट्रक्चर तो वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन इजी है इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। बेंजीन रिंग और उसको एक सिर्फ OH लिखना है आपको, हो गया आपका फिनॉल रेडी। इसका IUPAC नेम होता है कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को एक OH लगता है तो उसको हम कहते हैं कार्बोलिक एसिड। अभी इसको एसिड कहा गया है, क्यों एसिड कहा गया है? क्योंकि उसका एसिडिक कैरेक्टर है, इसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, COOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एसिड कहा गया है, कार्बोलिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसका कैरेक्टर एसिडिक है। एसिडिक कैरेक्टर मतलब क्या है? जब कभी भी आप उसको किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करेगा तो एसिड क्या करता है, इजीली H+ दे देता है। किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप एसिड को ऐड करोगे तो इजीली H+ दे देता है। वैसे ही हमारा फिनॉल भी अगर आप सॉल्वेंट में ऐड करोगे, वाटर में ऐड करोगे तो इजीली H+ यहाँ से निकल जाता है। तो जो भी कंपाउंड सॉल्वेंट में H+ दे देता है उसको हम कहते हैं एसिड। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एसिड मतलब ये ग्रुप होना ही चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होना ही चाहिए। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एसिड में बहुत सारे एसिड हो सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में एक ग्रुप नहीं है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत ज्यादा एसिड है। तो एसिड का क्या मतलब है? जो H+ इजीली दे सकता है उसको हम कहते हैं एसिड। तो ये एसिडिक नेचर है इसका, फिनॉल का। तो हमारी जो स्कीम है, आपके सामने स्कीम आनी चाहिए। तो हमने स्ट्रक्चर देखा, IUPAC ने देखा, इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन इजी था, और इससे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं इसलिए हमने देखा। तो नेक्स्ट क्या है हमारे लिस्ट में? मैंने आपको स्कीम दी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। फिनॉल आपने हैंडल किया है, बताओ मुझे, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है? लिक्विड। लिक्विड होता है फिनॉल। सब एग्री है इसके साथ? हमारे हमारा जो ड्रग है फिनॉल और लिक्विफाइड फिनॉल। तो लिक्विफाइड मतलब हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विफाइड। लेकिन नेचुरली फिनॉल ये क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स। अगर आप लैब में भी अगर अवेलेबल हो सकता है, लिक्विड फिनॉल अगर ज्यादा देर तक हम स्टोर करके रखें तो लिक्विड का कन्वर्जन होता है सॉलिड में। जैसे आप शुगर सॉल्यूशन होता है, साखरेचा पाक माहित असेल ना, तो शुगर सॉल्यूशन होता है। अगर शुगर सॉल्यूशन ज्यादा देर तक आप स्टोर करके रखो तो वो फिर से क्रिस्टलाइजेशन होता है उसका, और वो सॉलिड में बदल जाता है। वैसे ही फिनॉल क्या है, बेसिकली क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल्स होते हैं उसके। तो फिनॉल, तो कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लिखने को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले ये लाइन लिखोगे, इट ऑकर्स एज। ऑकर्स मतलब एनवायरनमेंट में वो किस फॉर्म में आपको मिलता है, एनवायरनमेंट में या फिर लैब में या फिर जनरली, जनरली आपको किस फॉर्म में मिलता है। तो वो फॉर्म लिखने के लिए आपको ये वर्ड सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो इट ऑकर्स एज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको ये लिखना है। तो कैसे मिलता है हमें? इट ऑकर्स एज कलरलेस टू लाइट पिंक निडल क्रिस्टल्स। कलरलेस टू लाइट पिंक, ये तो होगा उसका कलर। कलरलेस टू लाइट पिंक नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स। तो आपको उसके क्रिस्टल्स मिलेंगे और वो क्रिस्टल का कलर होगा नीडल की तरह, एक शार्प
क्रिस्टल्स होंगे शार्प नीडल की तरह, और उसका कलर होगा कलरलेस टू लाइट पिंक। ओके, तो ये तो होगा उसका कलर। और नेचर, इसको हम नेचर कहते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक जो सेंटेंस हमने लिखा, उसमें हमने क्या क्या कवर किया? सबसे पहले कलर, और फिर लिखा हमने उसका नेचर। तो उसको आप इसी सेंटेंस को आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले तो आप लिखोगे इस तरह से कलर, और उसके आगे लिखोगे आप कलरलेस और लाइट पिंक। फिर लिखोगे इसका आप नेचर, नेचर नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स। तो ये आपके ऊपर है, आपको किस तरह से लिखना है। आप इस तरह से सेंटेंस भी लिख सकते हो, कई बुक में सेंटेंस दिया गया है। और आप इस तरह से डिस्क्रिप्शन एक के नीचे एक पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो कि कलर उसका इस तरह से, नेचर उसका इस तरह से। तो इजीली एग्जामिनर को जल्दी से दिखने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर आपको गारंटी है 100% कि आपका जो आंसर है वो सही है, तो आप कभी भी ऐसा पॉइंट वाइज लिखो। आप अगर सही है तो आपका आंसर दिखना चाहिए। अगर आपको कुछ डाउट है कि आपको याद नहीं आ रहा है लेकिन प्रॉपर्टीज तो लिखनी है, प्रॉपर्टीज कभी मत छोड़ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कुछ ना कुछ तो लिखो, आपका मैच हो जाएगा। तो आपको अगर डाउट है कि नहीं मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप इस तरह से सेंटेंस में लिखो। तो हो सकता है एग्जामिनर शायद इतना ध्यान से ना पढ़े, और फिर आपको मार्क मिल सकते हैं। तो एक ट्रिक होती है कैसे एग्जाम में आपको मार्क्स PC2 में मिल सकते हैं। तो वैसा HEP में कुछ ट्रिक नहीं होती है। HEP में क्या है, आपको स्ट्रक्चर निकालना है, उसको एक्सप्लेन करना है, फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से सेंटेंस लिख सकते हो, या फिर 1 बाय 1 पॉइंट लिख सकते हो। तो मैं तो पॉइंट लिखने वाला हूँ, लेकिन आप सेंटेंस भी उसके प्रिपेयर कर सकते हो। तो कलर और नेचर हो गया हमारा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट है हमारा कलर, और नेचर के बाद ऑर्डर आता है। तो ऑर्डर है इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका खुद का एक अलग स्मेल होता है जो हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम फिनोलिक ऑर्डर भी कहते हैं। ओके, जैसे ओनियन को होता है, प्याज को एक अलग ऑर्डर होता है जो हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है। जैसे लहसुन होता है, तो लहसुन को एक अपना ही ऑर्डर होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका खुद का एक ऑर्डर है, अलग ऑर्डर, किसी के साथ उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऑर्डर है कैरेक्टरिस्टिक। देन टेस्ट है स्वीट पंजन टेस्ट। टेस्ट है इसकी स्वीट और पंजेंट दोनों है, थोड़ी तीखी भी है और थोड़ी स्वीट भी है। तो स्वीट पंजेंट उसकी टेस्ट है। ये थोड़ा मैं यहाँ पर स्लो ले रहा हूँ, या इस जो आगे के हमारे ड्रग होंगे यहाँ पर मैं ऐसा स्लो नहीं लूंगा। लेकिन एक बार आप समझ लो कि किस तरह से आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो आपको टेस्ट लिखनी है। आप इसको सेंटेंस में भी लिख सकते हो। कैसे सेंटेंस में लिखना है? इट हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड स्वीट पंजेंट टेस्ट। इस तरह से आपको बुक में मिल जाएगा, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड स्वीट पंजेंट टेस्ट। तो आप सेंटेंस में लिखो, या फिर इस तरह से पॉइंट वाइज लिखो। तो टेस्ट होने के बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादातर हर एक कंपाउंड का नहीं होता है, लेकिन जिसका भी अवेलेबल है हमारे पास हम लिखेंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस। तो थोड़ा भी अगर एनवायरमेंट में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है समर के दिनों में भी, वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो जनरली सॉलिड होता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में भी आप उसको कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। तो 40 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें आती है सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी, किसमें सोल्यूबल है? तो इट इज सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल है। तो आप लिख लो जो भी मैं बता रहा हूँ,
soluble in water and very soluble in alcohol. Soluble in water and very soluble in alcohol. शॉर्ट में लिखा है मैंने soluble, very soluble in alcohol. नेक्स्ट इसमें आपको ऐड करना है स्टोरेज. स्टोरेज को आप अलग पॉइंट भी लिख सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद, या फिर उसमें भी ऐड कर सकते हो सोलिबिलिटी के बाद. आपको स्टोरेज का ऊपर करना है. तो स्टोरेज का एक सेंटेंस आप याद कर लो. इट शुड बी stored. It should be stored in well closed. It should be stored in well closed, light resistant container. It should be stored in well closed, light resistant container. इस स्टोरेज को आप अच्छी तरह से याद कर लो. यही स्टोरेज आपका आपके 90% ड्रग्स का स्टोरेज यही होता है, बाकी कुछ भी नहीं. हर एक ड्रग को हमें कैसे स्टोर करना है, ये एक अच्छे बंद डब्बे में क्लोज करना है, बंद कंटेनर में क्लोज करना है, क्योंकि खुले में रखेंगे तो बहुत सारी रिएक्शन हो जाएगी. तो वेल क्लोज कंटेनर में, और जिसमें लाइट भी पास ना हो. एम्बर कलर्ड बॉटल आप यूज करते हो तो लाइट भी पास नहीं होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर. तो मैक्सिमम ड्रग का स्टोरेज यही होता है. तो इसको मैं कहता हूँ टिपिकल स्टोरेज. क्या कहता हूँ? टिपिकल स्टोरेज. तो टिपिकल मतलब वही बार बार आने वाला है. तो इसके बाद जब कभी भी ये सेंटेंस आएगा तो ये सेंटेंस मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इसका स्टोरेज है टिपिकल. तो टिपिकल का मतलब आपको एग्जाम में टिपिकल नहीं लिखना है. टिपिकल का मतलब आपको एग्जाम में लिखना है इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर. तो ये जो सेंटेंस है बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा. तो कुछ ऐसे ड्रग होते हैं उसका स्टोरेज कुछ टिपिकल से अलग होता है, तो वो 10% ड्रग्स होते हैं, तो उसका ही स्टोरेज मैं आपको बताऊंगा. बाकी किसी भी इसका स्टोरेज में आपको आपकी मेमोरी खपाने की जरूरत है ही नहीं. आपको इतना ही सेंटेंस इसमें लिखना है. फॉर एग्जाम्पल कुछ गैसेस होते हैं, तो गैसेस तो आप कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सिलेंडर चाहिए. तो जैसे आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले साल देखा होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह कुछ स्पेसिफिक सिलेंडर में स्टोर करते हैं, फिर उसको एक पर्टिकुलर कलर भी दिया जाता है. और इस तरह का जो भी स्टोरेज होता है वो स्टोरेज हम स्पेसिफिकली देखेंगे. बाकी जो भी स्टोरेज होते हैं उन सबको आपको यही सेंटेंस लिखना है. तो ये सेंटेंस है उसको हाईलाइट कर लो, बॉक्स कर लो, स्टार कर लो, लेकिन ये सेंटेंस अच्छी तरह से याद कर लो. तो बार बार मैं अभी सेंटेंस आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इसका जो भी स्टोरेज है वो टिपिकल है. या फिर मैं स्टोरेज ना भी बताऊं, किसी का भूल जाओ, तो फिर आपको उसका स्टोरेज ये लिखना है. स्टोरेज इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर. क्लियर है? इथपर्यंत सर्वांना क्लियर आहे? यहाँ तक सबको कोई डाउट है कुछ किसी को फिजिकल प्रॉपर्टीज में? स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज. अरे आहे का सर्वजण? तर गेले कुठे? हो सर आहे. आहे ना? नेक्स्ट इज यूजेस. इसके हम यूज देखेंगे. अभी यूज के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. यूज के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी चैप्टर का नाम है वही उसका यूज होता है. क्या है यूज? एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट. इसका क्या है? इट इज सिर्फ आपको सेंटेंस में डालना है. इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट. ये तो उसका क्या हो जाएगा? मेन यूज. अगर आपको यूज 2 मार्क के लिए पूछा जाए, 2 मार्क के लिए तो नहीं पूछते, लेकिन पूछा जाए तो इतना भी आप लिखोगे तो आपको
हाफ या 1 मार्क भी मिल जाता है। 1 मार्क तो आधे मार्क, जितने ये 2 मार्क के लिए पूछ जाए तो इतने एक सेंटेंस से ही आपको 1 मार्क मिल जाएगा। 1 मार्क के लिए पूछ जाए तो इतने एक सेंटेंस से आपको आधा मार्क मिल जाएगा। तो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आपको यूज के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वो ड्रग कौन से चैप्टर में आता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि फिनॉल आता है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में। तो आपको चैप्टर का नाम याद रखने के लिए उसका क्या होना चाहिए, सबके सब क्लासिफिकेशन अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको क्लासिफिकेशन पता है तो आपको पता होगा कि सेंट्रीमाइड अगर आपको पूछा जाए तो सेंट्रीमाइड कौन सी क्लासिफिकेशन में आता था, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट थी, तो आपको उसका यूज वो लिखना है। तो मेन यूज तो यही हो जाएगा। लेकिन ये किस तरह से यूज होता है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट कहाँ पर यूज होता है, उसके लिए थोड़े 2-3 सेंटेंस हमारे बढ़ जाते हैं। कौन से कॉन्सेंट्रेशन में यूज होता है, तो फिनॉल इज यूज्ड इन, कॉमनली यूज्ड इन 0.1 to 1% कॉन्सेंट्रेशन। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका होगा, इट इज यूज्ड इन, इट इज कॉमनली यूज्ड इन concentration of 0.1 to 1% solution। तो सोल्यूशन की तरह इसको यूज करना है हमें, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना है, 0.1 to 1%। ओके, एज एंटीसेप्टिक आगे ऐड करो, एज एंटीसेप्टिक। तो अगर आपको स्किन पर फिनॉल को यूज करना है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 0.1 to 1%। 1% मतलब अगर 100 ml आप वाटर लेते हो तो उसमें 1 ml आपको फिनॉल ऐड करना है, तो वो हो गया आपका 1% सोल्यूशन। तो 100 ml वाटर लो, उसमें 1 ml फिनॉल डालो, वो जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को आप फिर आपके स्किन के ऊपर ऐड कर सकते हैं, या फिर स्किन के ऊपर एज एंटीसेप्टिक जख्म के ऊपर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो 0.1 to 1% सोल्यूशन एज एंटीसेप्टिक, 2% सोल्यूशन आगे आप उसका सेंटेंस बना सकते हो, इट इज यूज्ड एज 2% सोल्यूशन एज डिसइंफेक्टेंट। 2% और मोर, इससे कितना भी ज्यादा बनाओ, क्योंकि आपको लिविंग टिश्यू पर नहीं यूज करना है, तो 2 से लेकर 10% तक भी आप उसको बना सकते हो। लेकिन अगर आप उस स्किन के ऊपर यूज करना है तभी आपको कंसंट्रेशन का अच्छी तरह से याद रखना है। लेकिन अगर आपको फर्श धोनी है, कपड़ों के पानी में डालना है, जैसे आप डेटॉल हम डालते हैं कपड़े धोते समय कपड़ों के पानी में, तो आपको उस समय ज्यादा कंसंट्रेशन के ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन 2% से ज्यादा हम वहां पर यूज करते। तो इट इज यूज ऑफ फिनॉल, इस ये क्या है, फिनॉल का यूज। नेक्स्ट क्या है हमारे अकाउंट में, क्या आता है, केमिकल यूज प्रॉपर्टी। के बाद क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी नहीं है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज उस ड्रग की है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद ही आ जाएगी, यूज के पहले और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद। तो इसकी कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं कि फिनॉल की बहुत सारी प्रॉपर्टी है केमिकल, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको स्किप कर देंगे। तो ऑफिशियल फिर प्रिपरेशन, ऑफिशियल आप इसमें क्या लिखोगे नेक्स्ट, Constituents. प्रिपरेशन क्या है, Official. यूज के बाद क्या है, मार्केटर प्रिपरेशन। Official properties. ऑफिशियल प्रिपरेशन। प्रिपरेशन है, चाहे ऑफिशियल हो या फिर मार्केटेड हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिपरेशन। मिनट में घर है वो, अब्दुल्ला से उधार लिए बोलना। आ जाओ देखेंगे इनके जैसे प्लान करके। हाँ तो वो प्रिपरेशन है इसके, मौला ये बनाते हैं जैसे मौला का तो उसमें available है क्या? और तार की तो देख।
लिक्विफाइड सॉरी फिनॉल एंड ग्लिसरॉल इंजेक्शन बीपी, इसका एक प्रिपरेशन है। फिनॉल एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन को भी कहते हैं, उसका एक इंजेक्शन बनता है। बहुत ही रेयर केस में दिया जाता है, लेकिन फिनॉल एंड ग्लिसरॉल इंजेक्शन ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऑफिशियल बीपी। देन ऑयली फिनॉल इंजेक्शन, ऑयली फिनॉल इंजेक्शन बीपी। तो जब कभी भी आप ऑफिशियल प्रिपरेशन लिखो, आगे आपको आईपी बीपी या जिस बुक में ऑफिशियल है उसका नाम लिखना कंपलसरी है। देन फिनॉल माउथ वॉश, फिनॉल माउथ वॉश बीपीसी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, इसमें वो ऑफिशियल है बीपीसी। नेक्स्ट आपको सिर्फ इसमें लास्ट में अकाउंट में नोट ऐड करनी है लिक्विफाइड फिनॉल के बारे में, कि लिक्विफाइड फिनॉल कैसे बनता है। लिक्विफाइड फिनॉल, liquefied phenol, it contains 80% of phenol. It contains 80% weight by volume phenol. मतलब वेट बाय वॉल्यूम, सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब होता है वेट मतलब सॉलिड, वॉल्यूम मतलब लिक्विड, वेट इन सॉलिड इन लिक्विड। तो फिनॉल को लो, 80 ग्राम अगर फिनॉल है तो 80 ग्राम फिनॉल लो और उसको किसी भी 20 ml सॉल्वेंट में ऐड करो, तो वो हो जाएगा आपका 80% वेट बाय वॉल्यूम फिनॉल। 80 ग्राम फिनॉल, प्योर फिनॉल लो जो क्रिस्टलाइन फिनॉल है, और उसको 20 ml किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करो, या फिर अप टू 100 ml आप मेकअप कर सकते। तो दिस इज अबाउट फिनॉल, ये तो है फिनॉल के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी सारे जो भी अकाउंट है वो देखने वाले हैं। ये जो अकाउंट हमने देखा वो हमने बहुत स्लो लिया, क्योंकि आपको एक स्कीम पता होनी चाहिए कि किस तरह से हमें अकाउंट देखते हैं। इसके आगे हम फास्ट लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स है, एक एक चैप्टर में 10-12 ड्रग है, और ऐसे आपको इतने 30-35 चैप्टर है टोटल। आप सिलेबस देख लो एक बार तो आपको सिलेबस पता चल जाएगा। सबसे बड़ा सिलेबस है PC2 और PIMT का, दोनों में तकरीबन सेम सिलेबस है, सेम चैप्टर है, और PC2 और फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का क्लासिफिकेशन भी 50% सेम है। मतलब जो क्लासिफिकेशन आप लर्न करोगे फार्माकोलॉजी में, तो उसके 50% आपको ऑटोमेटिकली इधर अप्लाई हो जाएंगे, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ क्लासिफिकेशन है जो यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन होते हैं केमिस्ट्री में, और फार्माकोलॉजी में वो थेरापेटिक या फिर अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजी होते हैं। तो उतने ही क्लासिफिकेशन आपको अलग से करने पड़ते हैं, बाकी क्लासिफिकेशन जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही दोनों में सेम होने की वजह से इजी हो जाते हैं। लेकिन आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से करनी है। तो PC2 में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो PC2 में आपको इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले तो स्ट्रक्चर, उसका IUPAC नेम और क्लासिफिकेशन। अगर आप इतने 3 चीजें भी करते हो तो बाकी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर्टीज आप खुद से लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज आप पता कर सकते हो। उसका सॉलिड है तो जनरली वो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ही होती है, लिक्विड है आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वो सॉलिड है या लिक्विड है, तो बाकी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो। स्टोरेज में भी आप एक टिपिकल स्टोरेज की लाइन याद करके वो लिख सकते हो। तो बाकी अकाउंट लिखने की अकाउंट में कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है क्लासिफिकेशन के ऊपर और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से आगे हम थोड़ा फंस जाएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम
ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है?